नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गोवा में हर घर जल उत्सव को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करेंगे। गोवा देश का पहला हर घर जल राज्य और दादरा नगर हवेली तथा दमन और दीव पहला केंद्र शासित प्रदेश। गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यों से राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों को उच्च प्राथमिकता देने को कहा। पुलिस महानिदेशकों से सीमावर्ती क्षेत्रों में हो रहे जनसांख्यिकी बदलावों पर बारीकी से नजर रखने को कहा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, क्वाड संगठन हिंद प्रशांत क्षेत्र में समकालीन चुनौतियों के समाधान और अवसरों का लाभ उठाने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण बहुपक्षीय मंच। रोजगार और श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम से इस वर्ष दिसंबर तक सभी 744 जिलों में अपनी सेवाओं का विस्तार करने को कहा। भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी आज देश विदेश में श्रद्धा और आस्था के साथ मनाई जा रही है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने इस अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। महाराष्ट्र सरकार ने दही हांडी उत्सव के दौरान गंभीर रूप से घायल होने वाले गोविंदाओं के लिए आर्थिक सहायता की घोषणा की। दही हांडी अगले वर्ष से साहसिक खेल के रूप में जाना जाएगा। चीन में मौसम अत्यधिक प्रतिकूल, बाढ़ से कम 17 लोगों की मौत। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने चेतावनी दी, दक्षिण यूक्रेन में ज़ैपोरिज़िया परमाणु संयंत्र का क्षतिग्रस्त होना घातक होगा। कोलकाता में डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट में मुंबई सिटी एफसी ने भारतीय नौसेना को 4-1 से हराया। इम्फाल में नेरोका एफसी ने ट्राओ एफसी को 3-1 से पराजित किया। समाचार प्रभात में मनोज के साथ मैं चंद्रिका जोशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 10:30 बजे गोवा में हर घर जल उत्सव को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करेंगे। ये उत्सव जल जीवन मिशन के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। गोवा 100% हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य है। गोवा के मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत ने एक ट्वीट में बताया कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इस कार्यक्रम में उपस्थित होंगे। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर पानी के बिल के लिए QR कोड भुगतान प्रणाली की शुरुआत भी की जाएगी। दादरा नगर हवेली तथा दमन और दीव पहला हर घर जल वाला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। सभी गांवों ने ग्राम सभा की ओर से पारित एक प्रस्ताव से स्वयं को हर घर जल ग्राम घोषित किया है। गोवा के सभी 2,63,000 ग्रामीण परिवारों और दादरा नगर हवेली तथा दमन और दीव के 85,000 से ज्यादा परिवारों को अब नल से साफ और सुरक्षित पेयजल मिल रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती राज्यों के पुलिस महानिदेशकों को सीमावर्ती क्षेत्रों में हो रहे जनसांख्यिकी बदलावों पर बारीकी से नजर रखने को कहा है। नई दिल्ली में कल राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति पर 2 दिन के सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए अमित शाह ने पुलिस महानिदेशकों से कहा कि उनके राज्य में विशेष रूप से सीमावर्ती जिलों में सभी तकनीकी और रणनीतिक सूचनाएं एकत्र करने की उनकी जिम्मेदारी है। गृह मंत्री ने कहा कि सभी राज्यों को राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए और इनके प्रति एकजुट कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि देश ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद, पूर्वोत्तर में विभिन्न उग्रवादी गुटों और वाम उग्रवाद से निपटने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में अनेक नए कानून लागू किए गए हैं, राज्यों के साथ समन्वय बढ़ाया गया है, बजट आवंटन में बढ़ोतरी की गई है और इस दिशा में प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग किया गया है। देश में पहली बार राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली के रूप में नई व्यवस्था विकसित की गई है। गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार पहली बार विभिन्न प्रकार के अपराधों का वैज्ञानिक आधार पर डेटाबेस तैयार कर रही है। उन्होंने सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए 5G प्रौद्योगिकी के अधिकतम उपयोग पर बल दिया। सम्मेलन में आतंकवाद और कट्टरवाद से निपटने, माओवादी चुनौतियों, क्रिप्टो करेंसी, ड्रोन प्रौद्योगिकी, साइबर और सोशल मीडिया निगरानी तथा मादक पदार्थों की तस्करी जैसी समस्याओं पर भी चर्चा हुई।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि न तो विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय ने और न ही मंत्रालय ने दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्याओं को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के आवास में स्थानांतरित करने का कोई प्रस्ताव दिया था। सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्र ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को इस बारे में पत्र लिखा है। सूत्रों के अनुसार यह खबर आने के बाद गृह मंत्रालय ने तुरंत दिल्ली सरकार को लिखा कि ऐसे अवैध बाहरी लोगों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के आवास में स्थानांतरित नहीं किया जाए। श्री मिश्र ने यह भी कहा कि मदनपुर खादर से बक्करवाला के आवासों में रोहिंग्याओं को भेजने का फैसला दिल्ली सरकार का था। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने रोहिंग्या के मुद्दे पर दिल्ली सरकार की कड़ी आलोचना की है। अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल सरकार दिल्ली में आए रोहिंग्या घुसपैठियों को निःशुल्क बिजली, पानी और राशन उपलब्ध करा रही है। श्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि आम आदमी पार्टी वोट बैंक की खातिर राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाल रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा महत्वपूर्ण है और अवैध लोगों को शरण नहीं दी जाएगी। हम जब सत्ता में नहीं थे तब भी और आज सत्ता में है तब भी एक ही नीति, राष्ट्र प्रथम, राष्ट्र सुरक्षा प्रथम, राष्ट्र की सुरक्षा को हम सबसे आगे लेकर चलते हैं। इंडिया फर्स्ट की नीति को लेकर चलते हैं। लेकिन कुछ लोग जो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी जैसी लोग सरकार बनाते हैं, उनके लिए रोहिंग्या घुसपैठियों प्राथमिकता हो जाती है। हमारे लिए राष्ट्रीय सुरक्षा आज भी प्राथमिकता है, आगे भी प्राथमिकता है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने राजस्थान के दौसा जिले में भारतीय स्टेट बैंक के मेहदीपुर बालाजी शाखा में सिक्कों की धोखाधड़ी से जुड़े मामले में 25 स्थानों पर छापे मारे हैं। दिल्ली, जयपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, अलवर, उदयपुर और भीलवाड़ा में 15 बैंक अधिकारियों के 25 परिसरों पर छापे मारे गए। तलाशी में अनेक आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए हैं। छानबीन जारी है। सीबीआई ने इस वर्ष 13 अप्रैल को राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश पर मामला दर्ज किया था और 11 करोड़ रुपए मूल्य के सिक्कों की धोखाधड़ी के सिलसिले में पहले से दर्ज मामले की छानबीन हाथ में ली थी। सीबीआई जांच में 15 बैंक कर्मियों को इस मामले में लिप्त पाया गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि क्वाड से पूरे हिंद प्रशांत क्षेत्र को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि 4 देशों के इस संगठन की गतिविधियों के प्रति किसी भी प्रकार का पूर्वाग्रह सामूहिक सहयोग का एकतरफा विरोध करने जैसा है। क्वाड में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। डॉक्टर जयशंकर ने कल बैंकॉक में एक विश्वविद्यालय में हिंद प्रशांत क्षेत्र पर भारत की दृष्टि विषय पर कहा कि क्वाड संगठन हिंद प्रशांत क्षेत्र की मौजूदा चुनौतियों के समाधान और अवसरों के लाभ उठाने का बहुपक्षीय मंच है। उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में क्वाड के सदस्य देशों के शीर्ष नेतृत्व की बैठकें होती रही हैं और कुछ ही महीने पहले टोक्यो में क्वाड देशों का शिखर सम्मेलन हुआ है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि क्वाड के लक्ष्यों में समुद्री सुरक्षा, मानवीय सहायता, आपदा राहत, साइबर सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और अंतरिक्ष के क्षेत्रों में नई प्रौद्योगिकियों के समावेश और सहयोग शामिल हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में क्वाड का महत्व लगातार बढ़ रहा है और इससे पूरे हिंद प्रशांत क्षेत्र को लाभ होगा। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरस ने दक्षिणी यूक्रेन में जापोरिजिया परमाणु संयंत्र के पास जारी संघर्ष पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की और तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोआन से पूर्वी यूक्रेन के लिविव में शिखर वार्ता के बाद आगाह किया कि जापोरिजिया परमाणु संयंत्र को नुकसान पहुंचना घातक होगा। श्री गुतेरस ने कहा कि इस संयंत्र से सैन्य उपकरण और कर्मचारियों को हटा लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस केंद्र का उपयोग सैन्य अभियान के रूप में नहीं किया जाना चाहिए और इलाके की सुरक्षा के लिए जापोरिजिया में असैन्य व्यवस्था तत्काल बहाल किए जाने की आवश्यकता है। फरवरी में रूस की सैन्य कार्रवाई शुरू होने के बाद से ये श्री गुतेरस और श्री जेलेंस्की के बीच पहली मुलाकात थी। श्री एर्दोआन ने भी श्री गुतेरस की चिंता से सहमति व्यक्त करते हुए कहा कि जापोरिजिया में चेरनोबिल जैसी परमाणु दुर्घटना की आशंका चिंताजनक है। पिछले कुछ सप्ताह में जापोरिजिया परमाणु संयंत्र के आसपास भारी गोलाबारी हुई है, जिसके लिए यूक्रेन और रूस एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं।
संयुक्त राष्ट्र महासचिव लड़ाई का राजनीतिक हल खोजने पर चर्चा करने के लिए पश्चिमी यूक्रेन के लिविव शहर में यूक्रेन और तुर्की के नेताओं से मुलाकात के बाद बोल रहे थे। रूस और यूक्रेन ने एक दूसरे पर गोलाबारी करने का आरोप लगाया है और लड़ाई में परमाणु तबाही की आशंका पैदा हो गई है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआई दिसंबर तक देश में सभी 744 जिलों में अपनी सेवाओं का विस्तार करेगा। श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव ने हरियाणा में सूरजकुंड में निगम के चिंतन शिविर में ये घोषणा करते हुए कहा कि सेवा विस्तार में विस्तृत लाभार्थी आधार और सामाजिक सुरक्षा संहिता लागू किए जाने पर ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ इसका तालमेल किया जाएगा ताकि लाभार्थियों की सेवाओं तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित हो सके। दूरसंचार विभाग ने 5G सेवाओं की शुरुआत का मार्ग प्रशस्त करते हुए दूरसंचार ऑपरेटरों को स्पेक्ट्रम आवंटित कर दिए हैं। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि स्पेक्ट्रम असाइनमेंट के लिए पत्र जारी कर दिए गए हैं। श्री वैष्णव ने दूरसंचार सेवा प्रदाताओं से अनुरोध किया है कि वे 5G सेवाओं को प्रारंभ करने की तैयारी पूरी करें। फ्रीक्वेंसी मिलने के साथ ही दूरसंचार सेवा प्रदाता 5G सेवाओं के नेटवर्क को आम जनता के लिए उपलब्ध कराने का कार्य शुरू कर सकते हैं। स्पेक्ट्रम आवंटन के साथ ही दूरसंचार सेवा प्रदाता 5G सेवाएं आम जनता के लिए उपलब्ध कराने का कार्य शुरू कर सकते हैं। टेलीकॉम कंपनियां पहले ही टेलीकॉम उपकरण खरीदने के लिए ऑर्डर दे चुकी हैं। सरकार और दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनियां अगले महीने तक 5G सेवाएं शुरू करने के लिए प्रयासरत हैं। केंद्र सरकार को 7 दिन तक चली स्पेक्ट्रम नीलामी से 1,50,173 करोड़ रुपए की आमदनी हुई। 1 अगस्त को संपन्न हुई 5G स्पेक्ट्रम नीलामी में जियो कंपनी सबसे बड़ी बोली लगाने वाली कंपनी थी, जिसके लिए 88,078 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। दूरसंचार सेवाओं के इस आधुनिक ढांचे के लिए एयरटेल ने 43,084 करोड़ रुपए और वोडाफोन आइडिया ने 18,799 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। समाचार कक्ष से निखिल कुमार। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ईरान और संयुक्त अरब अमीरात की आधिकारिक यात्रा पर हैं। यात्रा के दौरान श्री सोनोवाल ईरान के चाबहार के शाहिद बहेश्ती बंदरगाह और संयुक्त अरब अमीरात के जेबेल अली बंदरगाह का दौरा करेंगे। चाबहार बंदरगाह देश की पहली विदेशी बंदरगाह परियोजना है और इस परियोजना का विकास राष्ट्रीय महत्व की एक प्रतिष्ठित परियोजना है। ये मंत्री स्तरीय यात्रा दोनों देशों के आपसी तथा समुद्री संबंधों को मजबूत करेगी। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गोवा में हर घर जल उत्सव को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करेंगे। गोवा देश का पहला हर घर जल राज्य और दादरा नगर हवेली तथा दमन और दीव पहला केंद्र शासित प्रदेश बना। गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यों से राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों को उच्च प्राथमिकता देने को कहा। पुलिस महानिदेशकों से सीमावर्ती क्षेत्रों में हो रहे जनसांख्यिकी बदलावों पर बारीकी से नजर रखने को कहा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, क्वाड संगठन हिंद प्रशांत क्षेत्र में समकालीन चुनौतियों के समाधान और अवसरों का लाभ उठाने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण बहुपक्षीय मंच। रोजगार और श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम से इस वर्ष दिसंबर तक सभी 744 जिलों में अपनी सेवाओं का विस्तार करने को कहा। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी आज देश विदेश में श्रद्धा और आस्था के साथ मनाई जा रही है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। महाराष्ट्र सरकार ने दही हांडी उत्सव के दौरान गंभीर रूप से घायल होने वाले गोविंदाओं के लिए आर्थिक सहायता की घोषणा की। दही हांडी अगले वर्ष से साहसिक खेल के रूप में जाना जाएगा। चीन में मौसम अत्यधिक प्रतिकूल, बाढ़ से कम 17 लोगों की मौत। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरस ने चेतावनी दी, दक्षिण यूक्रेन में ज़पोरिज़िया परमाणु संयंत्र का क्षतिग्रस्त होना घातक होगा। और कोलकाता में डूरंट कप फुटबॉल टूर्नामेंट में मुंबई सिटी एफसी ने भारतीय नौसेना को 4-1 से हराया और इम्फाल में नेरोका एफसी ने ट्राओ एफसी को 3-1 से पराजित किया। मुट्ठी भर अंग्रेज और हमारे विशाल देश पर राज करने का स्वप्न देखते हैं, पर हम इनके स्वप्न को चकनाचूर कर देंगे। निकल पड़े स्वाधीनता के पथ भाले, स्वतंत्रता संग्राम की सुनी अनसुनी कहानियों के साथ स्वराज हर रविवार
रात 9 बजे डीडी नेशनल पर। देश के सबसे बड़े लोक सेवा प्रसारक के रूप में आकाशवाणी देश की स्वतंत्रता के 75 वर्षों में श्रोताओं के लिए सूचना और समाचार का विश्वस्त माध्यम रहा है। देश के 1 अरब 30 करोड़ से अधिक लोगों तक इसकी पहुंच है। आकाशवाणी आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ का उत्सव मना रहा है। आकाशवाणी से प्रसारित गाथाएं स्वतंत्रता के बाद से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में भारत की यात्रा को दर्शाती हैं। इसी कड़ी में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं देश के पहले आम चुनाव की झलकियां। ये चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के बीच हुआ था। इसी दौरान राज्य विधानमंडल के चुनाव भी कराए गए थे। स्वतंत्र भारत में पहले आम चुनावों की तैयारी एक बहुत बड़ा कार्य था। दुनिया में इससे पहले इस पैमाने पर कोई चुनाव नहीं हुआ था। इस चुनाव में करीब 17 करोड़ पात्र मतदाता थे, जिन्हें करीब 3,200 विधायकों और लोकसभा के 489 सदस्यों का चुनाव करना था। इन पात्र मतदाताओं में से केवल 15% मतदाता ही साक्षर थे। Though the elected leaders of a free nation enjoy the confidence of their people, it is the people themselves, unknown and unsung, who weave and wear the fabric of democracy. What follows here is the record of such a people, the people of our nation who played a worthy, active part in a great experiment, the experiment of free India's first general election. संविधान ने पुरुषों और महिलाओं सहित देश की पूरी आबादी को मतदान का अधिकार दिया था। उस समय यूरोप के कई देशों में भी महिलाओं को वोट देने का अधिकार तक नहीं था। The aims and ideals that became reality on our attaining independence were well expressed through the Adult Franchise Clause incorporated in our Constitution. Universal adult franchise, a phrase that became a fact, a phrase which conferred on nearly half our total population the right to vote, the right to frame the form of government most suited to our needs. For a nation that had emerged so recently from foreign rule, it was a big step, a bold step forward. चुनावों के दौरान निर्वाचन आयोग ने संविधान, सार्वभौम वयस्क मताधिकार, मतदाता पंजीकरण और मतदान प्रक्रिया पर जनता को जागरूक करने के लिए आकाशवाणी का उपयोग किया। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ ट्विटर पर @AIR न्यूज अलर्ट्स, यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल, न्यूज ऑन AIR ऐप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सुना जा सकता है। सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार पर आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। सुर्खियों में सवेरे कार्यक्रम में आज आप किसानों के लिए ब्याज छूट योजना, कृषि क्षेत्र को बढ़ावा विषय पर परिचर्चा सुनेंगे। प्रतिभागी हैं कृषि विशेषज्ञ SP सिंह और पत्रकार प्रभुदत्त मिश्रा। सिंह साहब, किसानों के ऋण में जो ब्याज में जो छूट दी जाती है उसको लेके आपका क्या मत है? नहीं देने से क्या हो सकता था? भारत सरकार ने इस बार यह एक ऐसा फैसला लिया है जो किसानों के लिए वरदान साबित होगा। बैंक जो ऋण देते हैं किसानों को वो बहुत ही रियायती दर पर पहले से ही मिल रहा है, यानी 7% पर। 7% पर जो किसान लोन लेता है उसको दरअसल 4% देना है, 100 रुपए पर 4 रुपए सालाना। लेकिन 3% सरकार दे रही थी, अपनी ओर से अनुदान के तौर पर बैंकों को दिया जा रहा था, और बैंकों को जो भुगतान सरकार कर रही थी वो 3% के हिसाब से अतिरिक्त भुगतान कर रही थी किसानों को, ताकि सस्ता लोन मिले। भारतीय रिजर्व बैंक जो बैंकों को लोन देती है, उन वाणिज्यिक बैंक लोन उठाते हैं किसानों को देने के लिए या लोगों को देने के लिए, वो महंगा पड़ने लगा था। बैंकों को महंगा लोन जब मिलेगा तो वो किसी भी हालत में सस्ता लोन किसानों को देने में मुश्किलात उनको पैदा हो रही थी। किसानों को सस्ता लोन लगातार मिलता रहे, इस बात का ध्यान रखकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया कि बैंकों का कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन किसानों के कर्ज में जो दिया जाता है उनकी रियायत में किसी तरह की कटौती न की जाए। एक चीज और है, सरकार ने ये भी बोला है कि जो किसानों को जो टाइम पे अपना चुका देते हैं लोन, उनको 4% रियायती दरों पे मिलता रहेगा।
दूसरा है कि जो 34-35 हजार करोड़ का इन्होंने 3 साल के लिए प्रावधान किया है, उसे देखते हुए क्या लगता है जो टारगेट है एग्रीकल्चर क्रेडिट की सरकार हर साल फिक्स करती है, उसमें वृद्धि होने की संभावना है। पिछले साल 2021-22 इसमें किसानों को जो टारगेट फिक्स किया था सरकार ने वो 15,000 करोड़ का ही फिक्स किया था, लेकिन जो किसानों के खेती में डिमांड आई उसके देखते हुए 15,75,398 करोड़ का लोन बांटा गया किसानों को। इसी के मद्देनजर इस बार सरकार ने 2022-23 में किसानों को जो ऋण दिया जा रहा था उसका जो वॉल्यूम है उसे बढ़ाकर 16.5 लाख करोड़ कर दिया गया है और कर्ज महंगा होने की दशा में किसानों के लिए लोन लेना मुश्किल हो जाता, उनकी मुश्किलात है वो बढ़ जाते। इस सब को देखते हुए सरकार ने इस बात का ध्यान रखा कि किसानों के जो इनपुट लगता है यानी बीज है, फर्टिलाइजर है यानी खाद, मशीनरी पर जो खर्चा होता है, किसानों के पास हर घड़ी पैसे नहीं होते हैं लिक्विड के रूप में। ऐसे में सरकार ने उनको किसान क्रेडिट कार्ड दे रखा है ताकि वो जब चाहे बैंक से अपनी जरूरत के हिसाब से लोन ले सके। सिंह साहब, हर साल सरकार एक टारगेट फिक्स करती है एग्रीकल्चर क्रेडिट की। लगभग हमने हर साल जो टारगेट जो भी होता था उससे ऊपर ऋण बांटते हैं। तो इस साल आप देख रहे हैं कितना आपदा है और दूसरी तरफ ये सरकार की जो सहूलियत आई है 1.5% का ब्याज दरों में सब्सिडी देने का, उसको देखते हुए क्या लग रहा है हम टारगेट को कितना एक्सीड करेंगे? सरकार ने इस साल जो अभी पीछे बीता है उस पर एक अभियान चलाया था। हुआ क्या? अभियान का जो नतीजा आया है उसमें आप देखेंगे कि 2 करोड़ के मुकाबले 2.5 करोड़ से अधिक किसानों को क्रेडिट कार्ड बांटा गया है और जो पैसा बांटने की बात आई है वो कहीं 2 लाख करोड़ से ज्यादा डिसबर्स हो चुका है। आने वाले दिन में अभी अब आपने कहा कि जो जिस तरह की स्थितियां देख रही हैं, कहीं बारिश है, कहीं बाढ़ है, कहीं सूखा है, तो खेती किसानी में पैसे की जरूरत पड़ेगी। मेरा अपना अनुमान है कि जैसे पिछली बार था कि 15 लाख करोड़ हम बांटेंगे, लेकिन 15 लाख करोड़ से कहीं ज्यादा, लगभग 75,000 करोड़ ज्यादा बांटा कृषि ऋण। इस बार भी कहीं 16 लाख करोड़ को भी हम पार कर सकते हैं। सिंह साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। अभी आप किसानों के लिए ब्याज छूट योजना कृषि क्षेत्र को बढ़ावा विषय पर परिचर्चा सुन रहे थे। प्रतिभागी थे कृषि विशेषज्ञ एसपी सिंह और पत्रकार प्रभुदत्त मिश्रा। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी आज देश के विभिन्न भागों में श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जा रहा है। मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन और पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं। जन्मस्थली मथुरा में बांके बिहारी मंदिर, प्रेम मंदिर, इस्कॉन मंदिर और श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर सहित हजारों मंदिर उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने जन्माष्टमी के पावन अवसर पर देश विदेश में रह रहे सभी लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संदेश में कहा कि भगवान श्री कृष्ण के जीवन और उनके उपदेशों में कल्याण और सदाचार का संदेश शामिल है। उन्होंने कहा कि भगवान कृष्ण ने निष्काम कर्म का उपदेश दिया और धर्म के मार्ग पर चलकर परम सत्य को प्राप्त करने की राह दिखाई। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी हैं। श्री धनखड़ ने अपने संदेश में कहा कि जन्माष्टमी का विशेष आध्यात्मिक महत्व है। ये अधर्म पर धर्म की विजय में हमारा विश्वास मजबूत करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन्माष्टमी के पावन पर्व की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने श्रद्धा और आस्था के इस पर्व पर लोगों के जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य की कामना की है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर श्रद्धालुओं को बधाई दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्य आयोजन भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा में हो रहा है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु श्री कृष्ण जन्मोत्सव के अवसर पर मथुरा वृंदावन की नगरी में पधार चुके हैं।
सभी मंदिरों को खूबसूरत अंदाज में सजाया गया है। खास सजावट बांके बिहारी मंदिर, राधा रमण मंदिर, राधा दामोदर मंदिर और भागवत भवन पर की गई है। बड़ी संख्या में विदेशी श्रद्धालु भी जन्मोत्सव में शामिल हो रहे हैं। पुलिस और प्रशासन ने किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। महाराष्ट्र सरकार ने दही हांडी उत्सव के दौरान गंभीर रूप से घायल होने वाले गोविंदाओं को आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि बीमा कवर देने की प्रक्रिया इस वर्ष पूरी नहीं हो पाने के कारण गोविंदाओं को आर्थिक मदद मुख्यमंत्री राहत कोष से दी जाएगी। दही हांडी के दौरान दुर्भाग्यवश जान गंवाने वाले गोविंदाओं के परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल शाम इम्फाल के खुमन लंपक खेल स्टेडियम में मणिपुर फुटबॉल डूरन कप 2022 का उद्घाटन किया। पूर्वोत्तर के इस शहर में डूरन कप का पहली बार आयोजन किया जा रहा है। डूरन कप फुटबॉल में इम्फाल में खेले गए मैच में नेरोका एफसी ने ट्राउ एफसी को 3-1 से हरा दिया। इससे पहले खेले गए मैच में मुंबई सिटी ने भारतीय नौसेना को 4-1 से हराया। समूचा चीन इन दिनों प्रतिकूल मौसम का सामना कर रहा है। देश के कुछ हिस्से जहां भीषण गर्मी और सूखे से जूझ रहे हैं, वहीं कई इलाके बाढ़ की चपेट में है। दातोंग हुई और तू स्वायत्त काउंटी में बाढ़ से जुड़ी घटनाओं में कल कम से कम 17 लोग मारे गए और 17 अन्य लापता हैं। और मनोज, अब आप बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। जी चंद्रिका, रोहिंग्याओं पर उठे सवाल जवाब आज लगभग सभी अखबारों की प्रमुख खबर है। जनसत्ता ने इसे रोहिंग्या आवास मुद्दा बताते हुए लिखा है, केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच उठा विवाद। मामले पर गृह मंत्रालय के स्पष्टीकरण को भी अखबारों ने साथ ही दिया है। राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था से जुड़े कथित दुष्प्रचार मामले में 8 और यूट्यूब चैनलों को ब्लॉक करने की खबर राष्ट्रीय सहारा और हिंदुस्तान ने मुख्य पृष्ठ पर दी है। दैनिक ट्रिब्यून ने बड़े अक्षरों में लिखा है, जल, जमीन और संचार की नापाक हरकतों पर प्रहार। जम्मू अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन से गिराए गए हथियारों का जखीरा मिला। पत्र लिखता है, भारत के खिलाफ साजिश रचने में कुछ ताकतें बाज नहीं आ रही हैं। महाराष्ट्र में हथियारों से भरी नौका मिलने पर हड़कंप के बाद हाई अलर्ट, लिखा है हिंदुस्तान ने। अमर उजाला, दैनिक भास्कर और नवभारत टाइम्स ने निर्वाचन आयोग के उस स्पष्टीकरण को अहमियत दी है जिसमें कहा गया है कि वोट देने के लिए स्थायी निवासी होना जरूरी नहीं। जम्मू कश्मीर में भी यही नियम लागू होगा। जो भारतीय जहां रह रहा है उसे वहीं वोट डालने का अधिकार। दिल्ली और मुंबई के बीच देश की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर वातानुकूलित बस सेवा शुरू होने की खबर जनसत्ता में है। लिखा है, मात्र 12 घंटे में सफर होगा। जन्माष्टमी के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संदेश को लोक सत्य ने दिया है कि देशवासी मन, वचन और कर्म से सदाचार के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित हों। अखबारों ने पहले पन्ने पर शुभकामनाएं देते हुए विशेष आलेख दिए हैं। राजस्थान पत्रिका ने मथुरा में दिव्य और भव्य सजावट पर लिखा है, द्वापर युग का एहसास कराएगा कान्हा जन्मभूमि का कारागार, आज रात होगा अभिषेक। राष्ट्रीय सहारा ने पूर्व संध्या पर कृष्ण जन्मभूमि के जगमगाते विहंगम दृश्य वाले सुंदर चित्र दिए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गोवा में हर घर जल उत्सव को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करेंगे। गोवा देश का पहला हर घर जल राज्य और दादरा नगर हवेली तथा दमन और दीव पहला केंद्र शासित प्रदेश। गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यों से राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों को उच्च प्राथमिकता देने को कहा। पुलिस महानिदेशकों से सीमावर्ती क्षेत्रों में हो रहे जनसांख्यिकी बदलावों पर बारीकी से नजर रखने को कहा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, क्वाड संगठन हिंद प्रशांत क्षेत्र में समकालीन चुनौतियों के समाधान और अवसरों का लाभ उठाने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण बहुपक्षीय मंच। रोजगार और श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम से इस वर्ष दिसंबर तक सभी 744 जिलों में अपनी सेवाओं का विस्तार करने को कहा। भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी आज देश विदेश में श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। महाराष्ट्र सरकार ने दही हांडी उत्सव के दौरान गंभीर रूप से घायल होने वाले गोविंदाओं के लिए आर्थिक सहायता की घोषणा की। दही हांडी अगले वर्ष से साहसिक खेल के रूप में जाना जाएगा।
इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।